नमस्कार मित्रों, मैं अरुण शर्मा एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज पॉलिटी की जो क्लास चल रही थी उसमें हम पढ़ रहे थे पंचायती राज। और पंचायती राज के जो आगे की चीज़ें बाकी थी, जो अगला उसमें टॉपिक बाकी था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ लिया था उसमें? हमारा टॉपिक था पंचायती राज। पंचायती राज, हम पंचायत के बारे में पढ़ रहे थे, यानी राज्य शासन का जो स्तर है उसका विस्तारीकरण किया गया है स्वशासन यानी पंचायती राज के रूप में, और उसके बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने ये जाना कि कौन कौन सी समितियां थी जिनके आधार पर इसको रिकमेंड किया गया। जो समितियां थी उनके आधार पर रिकमेंड, तो हम इसमें फिर से थोड़ा सा जानते हैं। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन द्वारा क्या दिया गया इसे? संवैधानिक मान्यता। क्या दी गई? संवैधानिक मान्यता दी गई। 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक मान्यता दी गई। ये आपको मिलेगा कहां? भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। इतनी बात समझ में आई? ये आपको 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत क्या दी गई? इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया या संवैधानिक मान्यता दी गई। ये आपको भाग 9 में मिलेगा। कहां से? 243 से 243 ओ तक मिलेगा। इतनी बात क्लियर हुई? कल हमने इस पर चर्चा की। अगला है कि यह 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची में वर्णित है, और इसके पास कितने विषय हैं? 29 विषय हैं बेटा। 29 विषय पर यह अपना कार्यभार 29 विषय पर यह अपना कार्यभार चला सकता है। 29 विषय पर यह अपना कार्यभार चला सकता है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। 29 विषय पर यह 11वीं अनुसूची में। देखिए ये प्रश्न बेसिक बनते हैं। पहला पूछा जाता है कौन सा संविधान संशोधन था? तो 73वां संविधान संशोधन था 1992, और इसके द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई। कहां पर है? भाग 9 में है। आर्टिकल कौन सा है? 243 से 243 ओ तक है। और अगला क्या है? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में यह वर्णित है। इसके पास कितने विषय? 29 विषय है, यानी 29 विषय इसके पास है। चलिए, और एक चीज और इसमें रह गई थी बेटा, जो पूछा था अनुच्छेद 40, जो डीपीएसपी से रिलेटेड है, जो डीपीएसपी मिलता है, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ठीक, इतना कल हमने आपको बताया था। एक चीज और इसमें बताई थी, कुछ समितियों के नाम बताए थे जो इससे संबंधित थे, जैसे बलवंत राय मेहता। कौन सी? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीवीके पीवीके समिति, पुंगन समिति। ये सभी समितियां, सिंघवी समिति, ये सभी समितियां किससे रिलेटेड थी? ये सभी समितियां किससे रिलेटेड थे? पंचायती राज से।
किससे? पंचायती राज से ये सभी समितियां रिलेटेड थी। और इन सभी समितियों के बारे में कल हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है कि किस समिति ने किस प्रकार का रिकमेंडेशन दिया था, किस समिति ने किस प्रकार की बात कही थी और उसको किस हद तक सरकार ने लागू किया या माना। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है मेरा पंचायती राज है। सॉरी, आगे क्या है? पंचायती राज। देखिए, पंचायती राज के बेटा 3 स्तर ही ज्यादातर हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। 3 स्तर है। पहला है ग्राम माध्यमिक या ब्लॉक और जिला। ये 3 स्तर बनाए गए हैं। एक ग्राम के स्तर पे है, एक माध्यमिक यानी ब्लॉक के स्तर पे है, एक जिला के स्तर पे। ये 3 स्तर हैं जो लगभग हर जगह हैं। लेकिन जहां पर 20 लाख से 20 लाख से कम जनसंख्या है, 20 लाख से कम जनसंख्या है, वहां पर माध्यमिक नहीं मिलेगा आपको। जहां पर 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां पर माध्यमिक नहीं मिलेगा। अब देखिए, ग्राम पंचायत यानी ग्राम स्तर पे जो उसे ग्राम पंचायत कहते हैं, यहां पर सबसे पहले ग्राम सभा है। क्या है? ग्राम सभा है। और ग्राम सभा में क्या है? जो मतदाता सूची में नामांकित है, मतदाता सूची, जो मतदाता सूची में नामांकित, जो मतदाता सूची में व्यक्ति हैं, इनका समूह है ये। मतलब जो ग्राम सभा होगी उसमें सभी उस गांव के सभी व्यक्ति जो मतदाता सूची में हैं, जिनका नाम, जो एक तरह के वोटर हैं, मतदाता हैं, उनका नाम होता है, उनका समूह होता है। ग्राम स्तर, माध्यमिक स्तर और जिला स्तर पर जो चुनाव होते हैं, जो इन तीनों के चुनाव होते हैं, ग्राम, माध्यमिक और जिला, इन तीनों स्तर पे जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। वो कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। अब यहां पर एक चीज और देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव है, लेकिन जो इसके अध्यक्ष होते हैं, जो इनके अध्यक्ष हैं बेटा, वो कैसे होते हैं? निर्वाचित सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। चुने जाते हैं कैसे? निर्वाचित सदस्य जो आता है चुने जाते हैं। किसके किसके? माध्यमिक और जिला, माध्यमिक और जिला। लेकिन जो ग्राम स्तर पे होगा उसके लिए जो अध्यक्ष है वो राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल के नियमानुसार होता है। मतलब जो ग्राम स्तर पे अध्यक्ष होगा, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा, उसका जो निर्वाचन है वो राज्य विधान मंडल के जो नियमानुसार बनाएगा उसी अनुसार होगा। लेकिन जिला और माध्यमिक स्तर पर जो निर्वाचित सदस्य हैं वो अपने में से किसी सदस्य को अध्यक्ष निर्वाचित कर लेते हैं, चुन लेते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी योग्यता क्या है। योग्यता, योग्यता है 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो,
21 वर्ष की आयु क्या हो, पूर्ण कर चुका हो। यानी जो भी व्यक्ति पंचायती राज का इलेक्शन चुनाव लड़ना चाहता है वह 21 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। अगला क्या है इसकी योग्यता, राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल जो भी नियम बना दे, जो भी नियम बना दे, क्या है, राज्य विधान मंडल जो भी नियम बना दे। मतलब राज्य विधान मंडल को यह अधिकार है कि वह जो योग्यता बना देगा उस योग्यता को माना जाएगा, लेकिन जो बेसिक है वो 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। अगला देखिए इसमें क्या है, 1/3 SC और ST महिलाओं को आरक्षण है, महिलाओं को क्या है, आरक्षण दिया गया है। कहीं चुनाव में महिलाओं को आरक्षण नहीं है, इस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। 1/3 महिलाओं को, SC और ST महिलाओं को क्या है, आरक्षण दिया गया है। ध्यान रखिएगा, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब देखिए कार्यकाल की बात करें, इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल बेटा 5 वर्ष का होता है। कितना, 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर 5 वर्ष से पूर्व, 5 वर्ष से पूर्व विघटित हो जाए, विघटित हो जाए तो क्या होगा, 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर नए चुनाव, 6 माह के भीतर नए चुनाव कराने होंगे, 6 माह के भीतर नए चुनाव कराने होंगे। और जो नई पंचायत होगी, जो नई पंचायत बेटा होगी वह बचे समय, बचे समय या शेष समय, मान लीजिए 3 साल के बाद, मान लीजिए 3 साल के बाद क्या हुआ, वो चली गई, 3 साल के बाद पंचायत भंग हो गई। अब जो नए चुनाव होंगे, जो नई पंचायत बनेगी वो बेटा 2 साल के लिए ही आएगी, पूरे 5 साल के लिए नहीं आएगी, सिर्फ 2 साल के लिए आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो नई पंचायत होती है वो केवल शेष बचे समय के लिए होती है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब इसका चुनाव जो होगा के लिए उत्तरदायी संस्था कौन है, उत्तरदायी संस्था कौन है बेटा, इसके चुनाव के लिए उत्तरदायी संस्था, भारत में एक संस्था है जो चुनाव कराती है, चाहे राज्य के चुनाव हो चाहे केंद्र के चुनाव हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभी प्रकार के चुनाव कराती है, वो है चुनाव आयोग। लेकिन यहां पर पंचायत के लिए एक नया आयोग बना है, इसका नाम है राज्य निर्वाचन आयोग। क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि पंचायती राज का चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी संस्था कौन है, तो उसके लिए उत्तरदायी संस्था है कौन, उत्तरदायी संस्था, उसके लिए उत्तरदायी संस्था है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग है। क्लियर है। अब देखिए जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा इसका राज्य चुनाव आयुक्त होता है, जैसे वहां मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, यहां राज्य चुनाव आयुक्त होता है। इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा बेटा, इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, और वहां पे कौन करता है, राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, और वहां पे कौन करता है, राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता, उस राज्य का राज्यपाल करता है। और जो सेवा की शर्तें हैं वो भी राज्यपाल ही निर्धारित करता है। आगे देखिए, अब इस पद से इस व्यक्ति को हटाने के लिए क्या है, इस पद से इस व्यक्ति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जो प्रक्रिया हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की है
वही प्रक्रिया क्या है? वही प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की है। वही प्रक्रिया किसकी है? राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, तो आप इस चीज को जान गए कि राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज्य के चुनावों को कराने के लिए उत्तरदायी संस्था है। अब देखिए, वित्त आयोग। वित्त आयोग एक आयोग है जिसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। ये क्या करता है? करों का बंटवारा करता है। जो टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, उसको राज्य और इसमें केंद्र में बंटवारे की सिफारिश देता है कि ऐसे ऐसे बंटना चाहिए ताकि फाइनेंशियली दोनों चलें। इसी प्रकार पंचायतों को फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया और ये 5 वर्ष के लिए होता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है बेटा? राज्यपाल करता है। और इसका जो कार्य है वो क्या है? इसका कार्य है रिपोर्ट देना। किससे संबंधित? वित्त से। पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत करना, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, अब इसमें देख लीजिए जो मेन पॉइंट बने हैं। पंचायती राज चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता। न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता। चलिए, अब यहां पर आपका पंचायती राज पूरी तरीके से समाप्त हो गया। कल की क्लास में जो हमने बताया था, आप दोनों क्लासों को एक साथ करिएगा। समझिए बात को। कल की क्लास में हमने बैकग्राउंड बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति ने कैसे आधारशिला रखी इस स्वशासन की या लोकल गवर्नमेंट की। इसे लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार भी कहते हैं। और बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद उनकी रिपोर्ट के आधार पर जब 59 में नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन वो संस्था, पंचायती संस्था, इतनी पावर नहीं थी उसके पास कि वो सरवाइव कर सके। तो इनके लगातार सुधार के लिए नई नई समितियां बनी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद धीरे धीरे इन्हें संवैधानिक दर्जा मिला। अशोक मेहता समिति ने रिकमेंड कर दिया कि पहले इनको संवैधानिक दर्जा दे दो। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इन्हें क्या दे दिया गया? संवैधानिक दर्जा दे दी गया। और उस संवैधानिक दर्जे के बाद इनको जब पावर मिली तो ये धीरे धीरे स्ट्रांग हो गए। और आपने देखा कि पंचायती राज में क्या है, भाग 9 243 से लेकर 243O तक 11वीं अनुसूची में है। 29 विषय हैं बेटा इनके पास। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लाए गए। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पीवी थुंगन समिति, पीवीके समिति, सिंघवी समिति, इन सभी समितियों का योगदान था इसके लिए। 3 स्तर होते हैं, ग्राम स्तर, माध्यमिक और जिला स्तर। 21 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है, योग्य है, या विधानमंडल जो भी कानून बना दे। इतनी बात क्लियर हुई। और यहीं पर हमारा पंचायती राज खत्म हो जाता है। आप इतना मान के चलिए कि किसी भी एग्जाम में पंचायती राज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 प्रश्न लगभग बनते ही हैं। कौन सा संविधान संशोधन किस भाग में था, कौन कौन सी समिति आती। तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो रहा है और संविधान के सभी टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए चीज के साथ, नए अध्याय के साथ, और अपने संविधान को और विस्तार पूर्वक और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं ताकि एग्जाम में
कोई भी एग्जाम हो, आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। एग्जाम कोच के साथ बने रहिए और आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। धन्यवाद।